Good morning, class. In the last lecture, we discussed the meaning of federalism. Today, we will discuss the feature of federalism. First feature is very simple. It relates with the meaning. There are two or more level or tier of government. आपको बताया ही है कि जैसे सेंट्रल, देन स्टेट, देन लोकल. ओके, डिफरेंट tiers of government governs the same citizen, but each tier has its own jurisdiction. इस पॉइंट को समझिएगा कि इसमें क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. अब मान लीजिए कि कोई सिटीजन यहाँ पे है, राहुल है, ठीक है. अगर उसको फॉरेन जाना है, क्योंकि इन सबका एरिया अलग होता है कि कौन से अफेयर जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे और कौन सा ये एक पूरी लिस्ट होती है. जैसे यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट होगी. कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन लिस्ट में वो मैटर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको ये दोनों गवर्नमेंट मिलजुल कर देखती हैं. ठीक है, तो अब सेम एक ही सिटीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देख सकती है. जैसे कि अगर किसी को बाहर जाना है, मीन्स फॉरेन, तो उसके जितने भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ हैं वीज़ा से लेके वो किस में जाएंगे, फॉरेन अफेयर्स में जाएंगे. और फॉरेन अफेयर्स को कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. दूसरा कि अगर उसी पर्सन को अपना कोई ट्रेड करना है तो उसको कहाँ की पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी, जो उस स्टेट की पॉलिसीज होंगी. ठीक है भाई, वहाँ से टैक्स से रिलेटेड जो भी है कि कितना उसको टैक्स पे करना है. तो अब एक ही पर्सन हो गया, उसको उसके ऊपर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, बट जो उनके जुरिडिक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं. ठीक है कि भाई कौन सा किसका क्या एरिया है. ठीक है, द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टियर्स द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब किस में है, स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन सी गवर्नमेंट का कौन सा एरिया है. ठीक है, एंड और ये खाली ये नहीं कि सिर्फ लिख दिया, उसके पीछे बैकअप भी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ईच टियर इज कॉन्स्टिट्यूएंटली गारंटीड, कि गारंटी है कि भाई ये लिस्ट इसी में आएगी. ये किस में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट प्रोविज़न का है कि उसमें क्या है कि अगर कुछ भी चेंज करना है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक फीचर लगा लो कि प्रोविज़न फॉर अमेंडमेंट का है कि भाई कुछ भी चेंज करना है तो हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अब लाइक जैसे एजुकेशन का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि एजुकेशन का मैटर जो है हम देखेंगे. ठीक है, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं. तो अब ये क्या हो गया, एक तरह से इनके बीच में क्या हो गया, कंसेंट तो दोनों की नहीं हुई ना. और अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहती है कि हमें जो है चेंज करना है और हमें अपनी पावर बढ़ानी है, तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि दोनों लेवल के बीच में कंसेंट ना हो. समझ में आया? द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल की मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक कि दोनों की कंसेंट ना हो, दोनों लेवल की. इज इट क्लियर?
court have the power to interpret the constitution and the power of different level of government. It acts as an umpire if dispute arise between different level of government. यहाँ से क्लियर ही हो रहा है कि कोर्ट एक ऐसा मीडिएटर है जो किसी भी गवर्नमेंट को सारा कुछ बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी क्या पावर है, आपकी क्या पावर नहीं है, आप अपनी पावर को किस लिमिट तक बढ़ा सकते हो, किस लिमिट तक अगर ये सब कुछ कौन बताता है उनको? कोर्ट के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ भी इस तरह से प्रोविजन ले आती है तो कोर्ट उसको उसी टाइम डिनाई कर देगा कि नहीं, यू आर डूइंग रॉन्ग, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। और कुछ भी डिस्प्यूट अगर इन दोनों के बीच में हो जाता है, आपको ध्यान होगा कि हमने फर्स्ट में पावर शेयरिंग किया था, उसके डिफरेंट ऑर्गन के हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की थी उसमें, फर्स्ट चैप्टर में। उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, एग्जीक्यूटिव था और जुडिशरी भी था। जुडिशरी का क्या काम था? डिस्प्यूट को सेटल करना। ठीक है, तो यहाँ पर इट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट arise between different level of government. Okay, source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure it financial autonomy. Means कि जिस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट जो मतलब जुरिडिक्शन जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेसिफाई किया गया, तो साथ के साथ उनके सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू भी जो है स्पेसिफाई कर दिए गए कि इनको रिवेन्यू कहाँ से आएंगे, और ताकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहे अपने रिवेन्यू के लिए। ये हो गया इनकी इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए फाइनेंशियल टर्म में। और ये है द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। अब इस तरह से हमें लगता है कि दो पता चलता है कि डुअल ऑब्जेक्टिव है किसी भी फेडरल कंट्री के। ठीक है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, वेरी इजी पॉइंट, कि अपनी कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना और उसको सेफ करना। एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ ये समझाते हैं हम, कि जैसे अब हमारी कंट्री में इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया में डिफरेंट स्टेट में डाइवर्सिटी है, वहाँ के कल्चर अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। जैसे तमिलनाडु के अलग लगा लो आप, असम के अलग लगा लो, राजस्थान के अलग लगा लो। लेकिन इन सबको जो स्टेट लेवल पे हमने जो एक तरह से पावर और डिवीज़न किया है, तो हर स्टेट को लगता है कि नहीं हमारी भी कोई मतलब पावर है। और बेशक दूसरे स्टेट हम दूसरे स्टेट से अलग हैं, लेकिन नहीं हमारी खुद की भी एक पावर है। एक तरह से उनको क्या करा है, यूनिफिकेशन किया है। एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, उनको स्टेट को पावर देकर। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स थी। नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड इट comes in 5 marks question. Very important meaning and features of federalism. Note down all the points and revise this question.